आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के तई मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। उन्होंने पाकिस्तान को अफरा तफरी का आलमी मरकज करार दिया और इस्लामाबाद पर जोर दिया कि दहशतगर्दी की एआनत करना बंद कर दे। न्यूजीलैंड के वजीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों ने आजाद तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात का आगाज किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में बोडोलैंड की तरक्की के तई मरकज के अहद का इयादा किया है। उन्होंने शिमाल मशरकी रियासतों में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज से मुताल्लिक गुवाहाटी में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इंतहाई मतलूबा लश्कर तैयबा के दहशतगर्द और 26/11 के असल सरगना हाफिज सईद के करीबी साथी अबू क़िताल को पाकिस्तान में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। शिमाली मैकेडोनिया के एक नाइट क्लब में लगी आग में कम से कम 59 अफराद हलाक और 155 से ज्यादा जख्मी हो गए। और भारत ने 8 सोने के तमगे समेत 33 तमगों के साथ इटली में खुसूसी ओलंपिक आलमी विंटर गेम्स का दौरा मुकम्मल कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जब कभी भारत अमन की बात करता है तो दुनिया उसकी बात ध्यान से सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की सरजमीन है। एआई मुहक्किक और अमेरिका में मुकीम पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत गैर जानिबदार ही नहीं बल्कि अमन के तई मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। उन्होंने कहा कि भारतीय अवाम हम आहंगी के कायल और अमन के अलमबरदार हैं। रूस यूक्रेन तसादुम से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तसादुम का हल इसी वक्त निकलेगा जब दोनों मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है, और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। पाकिस्तान के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि तकसीम के बाद पाकिस्तान ने एक हम आहंग बकाए बाहम को फरोग देने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि भारत के खिलाफ दरपर्दा जंग का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सवाल किया कि खुरेजी करने और दहशतगर्दी फैलाने की क्या मंतिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तान पर जोर देता रहा है कि वो दहशतगर्दी की एआनत करना तर्क कर दे। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे इस रास्ते से किसका भला होगा। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। जनाब मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमन की हर कोशिश का नतीजा अदावत और दुश्मनी की सूरत में जाहिर हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान अक्लमंदी से काम लेगा। उन्होंने ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अवाम इस्तेहकाम चाहते हैं, उम्मीद जाहिर की कि वो अमन की राह का इंतखाब करेगा। भारत चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक जनाब मोदी ने वाज़ेह किया कि दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर किसी न किसी तरीके से आलमी बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली सदियों में भारत और चीन के दरमियान का तसादुम की कोई तारीख मौजूद नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात मुस्तकबिल में जारी रहेंगे। जनाब मोदी ने वाज़ेह किया कि पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात जरूर होते हैं, नीज वक्ती गैर इत्तेफाकी तो पेश आती ही है। हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बल देते हैं। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। वजीर-ए-आज़म ने दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टियों में से एक पार्टी होने पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात के लिए 98 करोड़ इंदराज शुदा राय दहिंदगान थे, जो तादाद में शिमाली अमेरिका की मजमूई आबादी से 2 गुना है।
انہوں نے بتایا کہ بھارت میں 2500 سیاسی پارٹیاں ہیں، جبکہ 900 سے زیادہ 24 گھنٹے خبریں فراہم کرنے والے چینلز ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ یہ سب اپنے اپنے طریقے سے جمہوریت کی بالادستی قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے انتخابی کمیشن نے آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرانے کے لیے عالمی پیمانے پر ایک مثال قائم کی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن بھارت کے 5 دن کے دورے پر آج تیسرے پہر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہے، جس میں وزراء، سینئر عہدیداران، سرکردہ کاروباری افراد، میڈیا اور وہاں مقیم بھارت نژاد برادری کے افراد شامل ہیں۔ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم لکسن کا خیر مقدم ماہی گیری، مویشی پروری اور ڈیری کے وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل نے کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کل نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت نیوزی لینڈ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ وہ راشٹرپتی بھون جا کر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے ایک جامع اور باہمی فائدے کے آزاد تجارتی معاہدے FTA کے مذاکرات کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ آج نئی دلی میں مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل اور نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت و سرمایہ کاری ٹاڈ میک کلے کے درمیان ہوئی میٹنگ سے اس اہم قدم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ یہ دوطرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے اور اقتصادی موقعوں کو وسعت دینے کے مشترکہ وژن کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اپریل 2024 اور جنوری 2025 کی مدت کے دوران یہ $1 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔ FTA مذاکرات کا مقصد کاروبار اور صارفین کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا ہے، جس سے بھارت اور نیوزی لینڈ کی باہمی ترقی اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ مذاکرات کا مقصد سپلائی چین کے انضمام اور بازار تک رسائی کو بہتر بناتے ہوئے متوازن نتائج حاصل کرنا ہے۔ یہ سنگ میل ایک مضبوط اقتصادی شراکت داری، لچکداری اور خوشحالی کو فروغ دینے کے مشترکہ ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دیرینہ شراکت داری ہے، جس کی بنیاد مشترکہ جمہوری اقدار، عوام کے درمیان مضبوط تعلقات اور اقتصادی ہم آہنگی پر رکھی گئی ہے۔ دونوں ملکوں نے تجارت اور سرمایہ کاری پر مشتمل اپنے دوطرفہ تعلقات کی تعمیر کے لیے مسلسل کام کیا ہے۔ آنند کمار اور سپرنا سائکا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بوڈو لینڈ کی ترقی کے تئیں مرکز کے عہد کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ جناب شاہ آج تیسرے پہر کوکراجھار ضلع میں دوتما کے مقام پر آل بودو اسٹوڈنٹس یونین کی 57ویں سالہ کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے شمال مشرقی ریاستوں میں 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ سے متعلق گوہاٹی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے پٹنہ ضلع کے دانا پور علاقے میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہونہار طالبہ خوشبو کماری کی مدد کا عزم کیا ہے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والی خوشبو کے والدین نے مالی مشکلات کی وجہ سے اس کا داخلہ آرٹس اسٹریم میں کرا دیا تھا۔ ایک میڈیا انٹرویو میں اس کی حالت ظاہر کے وائرل ہونے کے بعد مرکزی وزیر کو مداخلت کرنا پڑی۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے خوشبو نے کہا کہ مرکزی وزیر کی یقین دہانی کے بعد اس کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے اسکول کا زمانہ بھی بہت دشوار گزار رہا، کیونکہ ہیتن پور دیارہ گاؤں کا علاقہ گنگا ندی سے گھرا ہے اور کئی مہینے تک سیلاب کی زد میں رہتا ہے۔ ایلون مسک اسپیس ایکس ڈریگن کا عملہ بھارتی وقت کے مطابق آج صبح 11:05 پر خلائی اسٹیشن اور خلائی جہاز کے درمیان دروازہ کھولنے کے کچھ وقت بعد ہی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS میں داخل ہو گیا ہے۔ انہیں مہم 72 کے عملے کے افراد نے خوش آمدید کہا، جن میں ناسا کی خلا باز بھارت نژاد امریکی سنیتا ولیمز شامل ہیں۔ اس مشن کے ساتھ سنیتا ولیمز اور بچ ولمور زمین سے محض 1 قدم کے فاصلے پر ہیں اور وہ 9 مہینے تک مدار میں رہنے کے بعد جلد ہی وطن آنے والے ہیں۔ ولمور اور ولیمز نے شروع میں اس وقت 1 ہفتے کے مشن کی منصوبہ بندی کی تھی جب انہوں نے بوئنگ پر سوار ہو کر پہلی خلا پرواز کا آغاز کیا تھا۔ لشکر طیبہ کے دہشت گرد ابو قتال، جو قتال سندھی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، پاکستان کے جہلم سندھ خطے میں مارا گیا ہے۔ اسے گزشتہ رات نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ابو قتال ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا جو جموں کشمیر میں ہونے والے متعدد حملوں کی منصوبہ بندی میں بھی شامل تھا۔
वो 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सरगना हाफिज सईद का करीबी साथी था और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स PAFF और रेसिस्टेंट फोर्स TRF नामी झैली दहशतगर्दाना तंजीमों की क़यादत करने में भी मुलव्वस था। पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के नोशकी के मकाम पर N40 शाहराह पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC के फौजियों को ले जाने वाली एक बस पर की गई जबरदस्त गोलीबारी में कम से कम 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक और 26 से ज्यादा जख्मी हो गए। BLA ने इस फौजी काफिले पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और दावा किया है कि अभी तक फौजी हमले के कम से कम 90 अफराद को हलाक किया जा चुका है। BLA के इस हालिया दावे पर अभी तक पाकिस्तानी हुक्काम ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन हथियारों और सेंसरों से लैस एक दूसरी नई आबदोज फराहम की है, जो उसके मौसमियाती साथी की बहरिया की बहरा अरब और बहरा हिंद में बढ़ती हुई मौजूदगी को मुस्तहकम करने की उसकी कोशिशों का एक हिस्सा है। ये चीन की जानिब से पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान को 4 जदीद बहरी जहाज फराहम करने में एक और इजाफा है, जो पाकिस्तान की बहरिया की कुव्वत को मुस्तहकम करने की उसकी कोशिशों का हिस्सा है। बीजिंग में सरकारी मीडिया ने कहा कि ये हैंगोर क्लास आबदोज पाकिस्तान को इसी तरह की 8 आबदोज फराहम करने का एक हिस्सा है, जो तकरीबन 5 अरब अमरीकी डॉलर के एक मुआहदे के मुताबिक है। इसका आगाज चीन के हुबेई सूबे के वुहान में किया गया था। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। शिमाली मकदूनिया में आज सुबह सवेरे कोकानी कस्बे के एक नाइट क्लब में शदीद आग लगने से कम 59 अफराद हलाक और 155 से ज्यादा जख्मी हो गए। मीडिया की खबरों के मुताबिक कम से कम 1500 अफराद इस क्लब में एक हिप हॉप डुओ मकबूल बैंड DNK के एक कंसर्ट देख रहे थे। वजीर दाखिला पेंस टॉस्कोव्स्की ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग पायरोटेक्निक आलात में हुए स्पार्क की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि इसके बाद यह आग छत में लग गई, जो आतिशगीर मादे से बनी हुई थी। बाद में यह आग पूरे क्लब में फैल गई। उन्होंने बताया कि इस वाकये के सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां की गई है। वजीर आजम रस्तेजन मिक्सोसी ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि सरकार पूरी तौर पर हरकत में आ गई है और इस आग से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए हर जरूरी इकदाम करेगी, नीज इस अलमिया के पेश आने की वजह से इसका पता लगाएगी। भारतीय खिलाड़ियों ने इटली के ट्यूरिन में खुसूसी ओलंपिक आलमी विंटर गेम्स में सोने के 8, चांदी के 18 और कांसे के 7 तमगों समेत 33 तमगे हासिल करके अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली है। कल आखिरी दिन भारत ने 9 तमगे हासिल किए। ये खुसूसी ओलंपिक विंटर गेम्स का 12वां एडिशन था, जो 8 साल के तवील इंतजार के बाद मुनक़िद हुआ है। ऐसा पहली मरतबा है कि इटली ने खुसूसी ओलंपिक आलमी गेम्स की मेजबानी भी की है। बैनुल-अक़वामी मास्टर्स लीग T20 क्रिकेट में रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में ब्रायन लारा की क़यादत वाली वेस्ट इंडीज मास्टर्स सचिन तेंदुलकर की क़यादत वाली इंडिया मास्टर्स के खिलाफ खेलते हुए आखिरी खबरें मिलते तक 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए थे। इससे पहले वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले सेमीफाइनल में इंडियन मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स को 94 रन से हराया था, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने श्रीलंका मास्टर्स को 6 रन से शिकस्त दी थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में बोडोलैंड की तरक्की के तई मरकज के अहद का इयादा किया है। उन्होंने शिमाल मशरकी रियासतों में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज से मुताल्लिक गुवाहाटी में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के तई मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। उन्होंने पाकिस्तान को अफरा तफरी का आलमी मरकज करार दिया और इस्लामाबाद पर जोर दिया कि दहशतगर्दी की आनत करना बंद कर दे। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों ने आजाद तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात का आगाज किया। इंतहाई मतलूब लश्कर तैयबा के दहशतगर्द और 26/11 के असल सरगना हाफिज सईद के करीबी साथी अबू क़िताल को पाकिस्तान में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।